गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का सिग्मा गुरुकुल के यूट्यूब क्लासरूम पर बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब भी कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या कोई भी एग्ज़ाम जिसकी बच्चे तैयारी करते हैं, जब भी कोई एग्ज़ाम आता है तो बच्चों सिग्मा गुरुकुल की पूरी टीम कोशिश करती है कि आप लोगों को कुछ प्रैक्टिस सेट्स सॉल्व कराए जाएं, क्योंकि आजकल क्या होता है कि हम लोग सिलेबस पूरा करने के बाद कभी कभी हमारी प्रैक्टिस में थोड़ी सी कमी रह जाती है और जिसकी वजह से कई बार हमारा एग्ज़ाम 1 या 2 मार्क्स से या 5 नंबर से हमारा एग्ज़ाम रह जाता है। तो बच्चों हम लोग कोशिश करते हैं कि जब भी कोई एग्ज़ाम की डेट आ जाती है तो हम कुछ प्रैक्टिस सेट्स बच्चों को सॉल्व कराएं, ताकि बच्चे थोड़ा सा कॉन्फिडेंट फील करें, अच्छे अच्छे क्वेश्चन उन्हें मिल जाएं और एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल सेम देखने को अगर मिल जाते हैं तो वहां पर हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा हाई हो जाता है और फिर हम बाकी क्वेश्चंस को भी डील कर लेते हैं। तो बच्चों इसीलिए हमने जो आने वाले 15 दिसंबर या 14 दिसंबर को जो सीटेट का एग्जाम होने वाला है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने अपना ये प्रैक्टिस बैच सीटेट का सुपर 30 के नाम से शुरू किया है, जिसमें हम रोजाना आपको किसी न किसी सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चन बच्चों सॉल्व कराएंगे। और उम्मीद है कि लगभग 1 महीना ये क्लास चलेगी और 900 या 1000 के आसपास क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। और बच्चों इतने क्वेश्चन करने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको एग्जाम में बिल्कुल भी लो कॉन्फिडेंट फील करने की जरूरत है। आप बिल्कुल हाई कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देना और भगवान की दया से आपका एग्जाम जरूर क्लियर होगा। लेकिन कोशिश करना कि आप ये सारी की सारी क्लासेस बिल्कुल शुरू से लेके आखिर तक देखें, क्योंकि इस क्लासेस में जो लेवल है बच्चों वो धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। अभी जैसे शुरू के 1 हफ्ता या 10 दिन ऐसा हो सकता है कि पहले 10 दिन जो क्वेश्चंस का लेवल है वो थोड़ा आसान रहे, फिर उसके बाद क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा मीडियम हो जाए और लास्ट में कुछ मुश्किल क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करें, ताकि हर लेवल की जानकारी आपको मिल जाए और हर लेवल में कैसे सोचना है, क्या अप्रोच होनी चाहिए, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए बच्चों, 2 क्लास हो चुकी है, आज हम लोग तीसरी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग मैथ के 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जिन बच्चों को ये लगता है कि मैथ्स में ज्यादा टाइम लगता है सॉल्व करने में, तो आपके सामने दिखाऊंगा कि क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं लगता। हम केवल मैथमेटिक्स के नाम का डर अपने दिमाग में डाल के बैठे हुए हैं। आप देखना आपके सामने ही क्वेश्चंस को बहुत जल्दी जल्दी और स्मार्ट अप्रोच के साथ सॉल्व करेंगे। ज्यादा समय की जरूरत नहीं होती, बस थोड़ा सा सोचने की जरूरत होती है, स्पेशली जब आप लोग मैथमेटिक्स के क्वेश्चन कर रहे हो। तो चलिए बच्चों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग मैथ्स के जो कंटेंट पार्ट है बच्चों, आज मैं पेडागोजी के क्वेश्चन नहीं लूंगा। हम लोग मैथ की क्लास जब भी लेंगे तो 30 क्वेश्चन या तो सारे के सारे कंटेंट वाले होंगे, यानी कि चैप्टर्स जो भी हैं जिसमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है, या तो वो क्वेश्चन होंगे। जिस दिन पेडागोजी के मैथ्स के क्वेश्चन कराऊंगा तो 30 के 30 क्वेश्चन फिर पेडागोजी से रिलेटेड होंगे, ताकि आप लोग एक ही एरिया पर, एक पार्ट पर पूरा फोकस कर पाए। आधे क्वेश्चन पेडागोजी के और आधे क्वेश्चन कंटेंट के, तो ऐसा एग्जाम में होगा। हम लोग यहां पर इकट्ठी प्रैक्टिस करेंगे, पहले कंटेंट की और बाद में पेडागोजी के क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों, भगवान का नाम लेकर अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जय श्री राम। देखिए बच्चों, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे और कुछ मिक्स या फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे। तो प्रीवियस ईयर को भी आप लोग सारे के सारे प्रैक्टिस करके जाएं। लगभग 80% क्वेश्चंस तो प्रीवियस ईयर जैसे ही आते हैं, केवल वैल्यूज चेंज हो जाती है। तो अगर आप प्रीवियस ईयर को भी अच्छे से कर लोगे ना तो 80% एग्जाम तो आपका वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर पे ही पहले मेरा फोकस है, फिर धीरे धीरे इसमें कुछ नए क्वेश्चंस भी ऐड करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ए नंबर बिकम्स डबल इफ इट इज इंक्रीज्ड बाय 8। यदि किसी संख्या को 8 बढ़ा दे तो वो अपनी डबल हो जाती है। जैसे मान लो कि एक संख्या में 8 की वृद्धि करने पर वह दुगनी हो जाती है। अब मान लो कि वो संख्या क्या है, 8 है, x है। और क्या बोला गया, एक संख्या में 8 की वृद्धि करने पर इसमें 8 बढ़ा दिया तो ये डबल हो गई, यानी ये किसके इक्वल हो गई, 2x के। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसका पूरे का डबल होना चाहिए था। नहीं, उसने बोला संख्या डबल होगी और संख्या हमने क्या मानी है, x, फिर उसमें 8 जोड़ा तो ये अपनी दुगनी हो गई। तो इसका मतलब वह संख्या क्या है, वह संख्या 2x - x यानी कि
8 ही है। और देखिए 8 में 8 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, 6 में 8 जोड़ोगे तो 14 होगा, डबल नहीं हुआ, 12 में 8 जोड़ेंगे 20 होगा, डबल नहीं हुआ, और 16 में 8 जोड़ेंगे तो 24 होगा, ये भी डबल नहीं हुआ। तो आप ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे कि किस ऑप्शन में 8 जोड़े कि वो डबल हो जाए। तो 8 में 8 जोड़िए 16 हो जाएगा और आपका आंसर ऑप्शन से भी आ जाएगा, इसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन फिर भी कंसेप्ट हमेशा पता होना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे क्वेश्चन ऑप्शन से भी सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट, 1 मिलीमीटर इज द सेम एज। अब देखिए सारे के सारे जो ऑप्शन है वो किस में है, सेंटीमीटर में। अब आप सब लोगों को अच्छे से पता होगा, और नहीं मालूम तो लिख लीजिए कि बच्चों 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो अगर हमें इसका उल्टा निकालना है तो हम ये लिखेंगे कि 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होंगे, और यही निकालना है। 1/10 कितना होगा, 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। सेंटीमीटर मिलीमीटर, देखिए आप इसको ध्यान रखिए, सबसे बड़ा होता है किलोमीटर, देन इससे छोटा आ जाता है हेक्टोमीटर, इसके बाद आता है बच्चों डेकामीटर, देन इसके बाद आता है आपका मीटर, इसके बाद डेसीमीटर। देखो बड़ा डी मतलब डेकामीटर और छोटा डी मतलब डेसीमीटर, इसके बाद आता है सेंटीमीटर और सबसे छोटी यूनिट है मिलीमीटर। तो ये एक सीक्वेंस है, इसको भी आप याद रख सकते हो। अगर आपको किलोमीटर से मिलीमीटर में बदलना है तो 1 किलोमीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होगा, तो काउंट कर लो कि आप लोग कितना नीचे गए, उतनी ही जीरो आ जाएंगी। जैसे 1 किलोमीटर से मिलीमीटर पे अगर आना है तो किलोमीटर के बाद 1 2 3 4 5 6, हम लोग 6 स्टेप नीचे आए, तो 1 के साथ 6 जीरो लगा दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन में आपको निकालना था 1 मिलीमीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा, तो ये 0.1 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट, अ डैश इज ऑलवेज अ रेगुलर पॉलीगन। नियमित बहुभुज, देखिए रेगुलर पॉलीगन या नियमित बहुभुज क्या होता है बच्चों, जहां पर किसी फिगर में ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स इक्वल। ऐसी कोई भी फिगर या ऐसी कोई भी आकृति जिसकी सारी भुजाएं और सारे एंगल्स यानी कि सारे कोण आपस में बराबर हो, ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, तो हम उसे क्या बोलते हैं, एक रेगुलर पॉलीगन या नियमित बहुभुज जिसकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स आपस में इक्वल हो। तो यहां पर आइसोसेलेस ट्रायंगल में ऐसा नहीं होता। ठीक है, स्क्वायर इज द राइट आंसर। पेंटागन में भी ऐसा जरूरी नहीं है और सर्कल में भी ऐसा नहीं होता। तो स्क्वायर हमेशा इसकी सारी साइड्स इक्वल होती है और सारे के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो स्क्वायर ही हमारा आंसर होगा। ए स्क्वायर इज ऑलवेज अ रेगुलर पॉलीगन। नेक्स्ट, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। देखिए बच्चों आपको देख के ये लग रहा होगा कि ये सर इतने आसान क्वेश्चन क्यों करा रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं ना, मैं आपको बता दूं, ये 2024 जो पिछला सीटेट हुआ था, ये बच्चों उसी के क्वेश्चंस हैं। मैं अपनी तरफ से बना के ये क्वेश्चन नहीं लाया हूं। जब अपनी तरफ से बना के लाऊंगा तो क्वेश्चन का लेवल इससे थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन मैंने पहले ही बताया कि पहले हम लोग वो लेवल क्रॉस करेंगे जो सीटेट में पूछा जाता है, उसके बाद हम लोग उसमें कुछ ऐड करेंगे कि अगर एग्जामिनर का मूड हुआ पेपर थोड़ा सा मुश्किल या अच्छा बनाने का, तो इससे आगे क्या पूछ सकता है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है बच्चों वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं। आप ये मत सोचना कि ये आसान क्वेश्चन है, यही आता है सीटेट में। इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि मैथमेटिक्स का डर अपने दिमाग से निकाल दीजिए और बेसिक्स को अच्छे से पढ़ के चले जाइए। आप पूरे के पूरे 30 के 30 क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, एक त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है। एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम, और ये हमने स्कूल में बड़े अच्छे से पढ़ा हुआ है, 180 डिग्री होता है। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ दीज थ्री टू ऑब्टेन दिस। यानी कि
इन तीनों को जोड़कर इसमें से क्या घटाएं कि ये आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, इन तीनों को ऐड करना है। तो ऐड कर लेते हैं, 9909, दूसरा नंबर है 9099 और तीसरा नंबर हमारे पास है 9009। सबसे पहले इन तीनों का सम, इन तीनों का योग करना है। तो ये हो गया 9 × 27 का 7, यहां आ गया 9 और 2 11 और 9 और 1 10 और 9 × 27 और 1 28। अब 28,017 में से क्या माइनस करें, क्या सब्ट्रैक्ट करें कि ये आ जाए। तो इसी को माइनस कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 28,017 में से ये माइनस कर दो, 25454 माइनस करेंगे तो 7 में से 4 गया 3। वैसे तो देखो यही आंसर आ चुका है, क्योंकि एक ही ऑप्शन में आपको लास्ट में 3 दिखाई दे रहा है, बाकी में लास्ट में क्या है 656। पर आप लोग पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6, 5 और 2, 2563। दिस इज योर आंसर, ऑप्शन। ठीक है, तो आपको 3 संख्याएं गिवन थी, उन तीनों को जोड़कर उसमें से क्या माइनस करें कि ये आंसर आ जाए। तो हमने पहले तीनों को ऐड कर दिया, उसके बाद इसमें से इसको माइनस कर दिया, तो ये अपना आंसर आ गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा कथन सही है। 1 इज अ प्राइम नंबर, बिल्कुल नहीं, 1 प्राइम नंबर नहीं होता। क्यों नहीं होता, तो सुनिए ध्यान से। देखिए, कोई भी नंबर प्राइम नंबर तब होता है जब उसके 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 फैक्टर्स। अब फैक्टर्स क्या होते हैं, एक नंबर जितने नंबर से डिवाइड हो सकता है वो सभी उसके फैक्टर होते हैं। अब प्राइम नंबर होने के लिए 2 फैक्टर्स होने चाहिए, एक 1 और एक वो नंबर खुद। अब 1 के केस में कितने फैक्टर हैं, 1 का एक ही फैक्टर है, ओनली 1। अब जैसे 2 है तो 2 के 2 फैक्टर हो गए, एक 1 और एक 2, तो ये हो जाएगा प्राइम नंबर। और 2 आप जानते हैं हमारा पहला प्राइम नंबर भी है और इकलौता इवन प्राइम नंबर है। 2 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर आएंगे वो सारे के सारे ऑड नंबर होंगे। केवल मैथमेटिक्स में एक ही संख्या ऐसी है, एक ही नंबर है जो प्राइम नंबर होने के साथ साथ एक इवन नंबर, एक सम संख्या भी है। तो 2 जो है वो पहला प्राइम नंबर है, 1 प्राइम नंबर नहीं होता। ठीक है, तो पहला तो गलत हो गया। 1 इज ए कंपोजिट नंबर, ये भी गलत है, क्योंकि कंपोजिट नंबर होने के लिए 2 नहीं 2 से ज्यादा फैक्टर चाहिए, यानी कि 3 फैक्टर्स चाहिए कम से कम, 3 फैक्टर्स मिनिमम। यदि कोई नंबर कम से कम 3 नंबर से डिवाइड होता हो, जैसे कि 4। अब 4 किस किस से डिवाइड होगा, 1 से, 2 से और 4 से। तो 4 के मिनिमम कितने फैक्टर हैं, 3। तो प्राइम नंबर होने के लिए 2 फैक्टर चाहिए और कंपोजिट नंबर होने के लिए कम से कम 3 फैक्टर चाहिए। 3 से ज्यादा होंगे तो भी कंपोजिट नंबर होगा, 3 होंगे तब भी वो एक कंपोजिट नंबर होगा। तो 1 इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई नहीं करता, तो 1 प्राइम नंबर भी नहीं होगा और 1 कंपोजिट नंबर भी नहीं होगा। 1 इज बोथ अ प्राइम एंड अ कंपोजिट नंबर, ये तो हमने अभी पढ़ा, नहीं होगा। तो इसका मतलब चौथा ऑप्शन हमारा आंसर है। 1 इज नीदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। एक ना तो अभाज्य संख्या है और ना ही एक भाज्य संख्या है। तो एक है क्या, बहुत कुछ है, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, रैशनल नंबर है, इंटीजर है, रियल नंबर है, बट 1 प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर नहीं है। यह बात आप लोग ध्यान रखना। प्राइम नंबर में 2 फैक्टर होते हैं तो वो नंबर प्राइम फैक्टर होता है, और कंपोजिट नंबर में कम से कम 3 फैक्टर होते हैं तब कोई नंबर कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सी द नंबर पैटर्न बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग। देखिए नीचे एक पैटर्न गिवन है बच्चों। आजकल ये क्वेश्चन आप जब डीएसएसबी एग्जाम की तैयारी करोगे, जब आप टीचर बनने के लिए जो अगला पड़ाव है, देखिए जब आप, अगर आपको दिल्ली में या दिल्ली के बाहर टीचर बनना है तो सबसे पहला पड़ाव क्या होता है, या पहली सीढ़ी क्या होती है, सीटेट का एग्जाम, जिसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं और अगले महीने वो एग्जाम होने वाला है। उससे जो अगली सीढ़ी होती है वो होती है DSSB, जो कि दिल्ली में टीचिंग के एग्जाम्स कंडक्ट कराती है, या केंद्रीय विद्यालय जो सेंटर में पूरे भारत में टीचर्स के एग्जाम कंडक्ट कराती है।
तो बच्चों अगर आपको टीचर बनना है तो इसके बाद एक और एग्जाम होता है जो मेन एग्जाम होता है आपका। अब वहां पर एक सब्जेक्ट नया ऐड हो जाता है जो आपने स्कूल टाइम में नहीं पढ़ा, रीजनिंग एबिलिटी। अब वो है क्या? लॉजिकल थिंकिंग, यानी कि क्या आप किसी चीज को देखकर आगे की चीज सोच सकते हैं, या वो जो पैटर्न बना वो कैसे बना ये सोच सकते हैं या नहीं। ये आपकी तार्किक क्षमता, रीजनिंग एबिलिटी को डिफाइन करता है। तो आजकल सीटेट में 1 से 2 क्वेश्चन रीजनिंग बेस्ड भी आ रहा है बच्चों, तो आप लोग पैटर्न्स के क्वेश्चन को भी स्टडी करें। अब इन पैटर्न्स में आपको क्या क्या मिलेगा? इन पैटर्न्स में या तो आपको प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड या स्क्वायर्स या फिर क्यूब्स। देखिए लॉजिक्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सीटेट एग्जाम में ज्यादा मुश्किल पैटर्न वाला क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेगा। सिंपल प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड स्क्वायर और क्यूब, इन्हीं में से कोई एक चीज आपको मिल जाएगी। और अगर आपने थोड़ी सी भी मैथमेटिक्स की हल्की सी भी पढ़ाई कर रखी है तो आपको दिखना चाहिए कि ये 1 का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब, ये 5 का क्यूब, तो आगे क्या आएगा? 6 का क्यूब और 7 का क्यूब। अब 6 का क्यूब होता है बच्चों 216 और 7 का क्यूब होता है 343। तो ऑप्शन डी अपना आंसर होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, 216 और 343। तो बच्चों आप थोड़े से स्क्वायर्स और क्यूब्स याद भी रखिए, ज्यादा नहीं तो कम से कम 30-40 तक स्क्वायर और कम से कम 20 तक के क्यूब आप लोग याद रखें सीटेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इससे आगे जाएंगे तो फिर हम अपनी कैपेसिटी को, एफिशिएंसी को और बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द वैल्यू ऑफ 25.3 इंटू 5। अब देखिए सिंपल बोर्ड मास का क्वेश्चन है, इसको हम लोग जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। 25.3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए पहले 25 को 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ गया? 125, और इसमें ऐड कर दीजिए 0.3 इंटू 5। अब 5 का 3 गुणा 15, लेकिन पॉइंट भी है तो 1.5। तो 25.3 को 5 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 126.5। माइनस है 355 और माइनस 3 इंटू 18.5। तो 18 का 3 गुणा हो गया 54, और अगेन 1.5 और ऐड हो जाएगा इसमें, तो 54 और 1.5 ये आ गया 55.5 ना आ गया। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये पॉजिटिव साइन है तो 355 और 55 ये हो गया 410.5। इसमें से माइनस कर दीजिए 126.5, तो अपना जो आंसर आएगा वो 0 और 4। ये ऑप्शन में मुझे दिखाई नहीं दे रहा, शायद ऑप्शन में डालना भूल गया है, कोई बात नहीं, हम आंसर निकाल लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 10 में से 2 गया ये 8, और 3 में से 1 गया 2, माइनस 284। तो आंसर बच्चों आप लिख लीजिए, इसमें माइनस 284 आएगा। ठीक है, ठीक है, ये आंसर आएगा। हो सकता है कि ये वाला ऑप्शन में उसको डालना चाहिए था माइनस 284। आप लोग इसको अच्छे से सॉल्व कर लेना, बाकी मैंने सॉल्व कर दिया है, इसका आंसर आप लोग चेंज कर लेना। नेक्स्ट, ए फ्रॉग जंप्स 3 steps and a rabbit jumps 7 steps at a time starting from a place O. At which of the following steps they both will be jumping together? अब देखिए जब भी टुगेदर वर्ड आ जाए तो ये किसका क्वेश्चन होता है? एलसीएम का। फ्रॉग 3 जंप लेता है और रैबिट 7 जंप लेता है, तो ये लोग इकट्ठे कब होंगे? अपने एलसीएम पर, और 3 और 7 का एलसीएम होगा 21। लेकिन 21 तो ऑप्शन में नहीं है, पर 21 का जो भी मल्टीपल होगा, जो 21 से डिवाइड होगी जो संख्या, वो भी आपका आंसर होगी। एलसीएम जब भी टुगेदर वाला क्वेश्चन आ जाए तो एलसीएम आपका आंसर होगा, नहीं तो एलसीएम का कोई मल्टीपल आंसर होगा। तो यहां देखिए कौन सी संख्या 21 से भाग होती है, तो 378 21 से डिवाइड हो रहा है, तो इन दोनों पर वो दोनों एक साथ जंप करेंगे। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट्स लीस्ट
इनमें से किसकी कॉस्ट सबसे कम है। अब यहां पर इस क्वेश्चन में बच्चे क्या करेंगे, सबकी कॉस्ट अलग अलग निकालना शुरू करेंगे। थोड़ी सी हमें अपनी दिमाग की पावर को बढ़ाना है। देखो यहां पर छोटी संख्या निकालनी है, तो जो बड़ी नजर आ रही हो उसको तो पहले ही हटा देना, छोटी निकालनी है हमें। अब देखिए 75 की गुणा करेंगे 750 से, बहुत बड़ा नंबर आएगा, तो ये आंसर नहीं होगा। 750 की गुणा करेंगे 7.5 से, ये हो सकता है। 7.5 डजन का मतलब हो गया 90 आइटम्स, और 90 की गुणा भी 750 से करेंगे, ये भी काफी बड़ा नंबर आएगा। और एक है, ये आ गया 900 और इंटू 7.50। तो देखिए बच्चों, या तो ये या फिर 750 इंटू है, ये वाला सबसे छोटा होगा, क्योंकि यहां 900 को 7.5 से गुणा किया है और यहां 750 को 7.5 से गुणा किया है, तो ये वाला सबसे छोटा होगा, क्योंकि यहां तो गुणा 750 से हो रही है और यहां भी गुणा 750 से हो रही है। तो ये दोनों तो बहुत ही बड़ी बड़ी संख्याएं आएंगी, हमें निकालना है छोटी संख्या। तो छोटी संख्या एक तो इसमें आ रही है और एक इसमें। अब दोनों में देखो 7.5 से मल्टीप्लाई किया है, पर यहां मल्टीप्लाई किया 750 से और यहां मल्टीप्लाई किया 900 से, तो छोटी कौन सी संख्या होगी, ये वाली। तो कई बार मल्टीप्लाई डिवाइड की जरूरत नहीं होती, आपको केवल देख के पहचानना होता है। ये सवाल वैसा ही है, आप चारों को सॉल्व करोगे, आप अपना कीमती समय बर्बाद करोगे। तो कई बार देखा करो कि क्या निकालना है, लीस्ट। तो जो लीस्ट में जो ज्यादा, जो बड़े बड़े हैं उन्हें तो पहले ही छोड़ दो, जो एक दो छोटे होंगे उनमें से डिसाइड कर लो कि कौन सा आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रिज हैड अ वायर ऑफ लेंथ 100 मीटर, एक 100 मीटर लंबी वायर है, टू कवर द लैंड ऑफ हिज चॉइस। देखिए ब्रिज के पास एक 100 मीटर लंबी तार है, वह सबसे बड़ी जमीन लेना चाहता है। बिगेस्ट लैंड, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट शुड बी चूज टू टेक द बिगेस्ट एरिया। अरे मल्टीप्लाई कर लो, अपने आप पता लग जाएगा। इसको गुणा करोगे तो 35 गुणा 15 कितना आएगा, 350 और 175, यानी कि ये आ जाएगा 525। इसको गुणा करेंगे बच्चों, ये आ जाएगा 600। इसको गुणा करेंगे 625 और इसे गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 225। तो सबसे ज्यादा एरिया किस में आ रहा है, ऑप्शन सी में। यही अपना आंसर होगा, क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ी लैंड कौन सी कहलाएगी, सबसे बड़ी भूमि कौन सी कहलाएगी, जिसका एरिया, जिसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा होगा। तो यही अपना आंसर होगा, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। यमीना थ्रू अ डाइस 10 टाइम्स एंड गॉट द फॉलोइंग रिजल्ट्स। कौन सी संख्या सबसे अधिक बार मिली, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कौन सी संख्या आई। तो ऐसे ही देख लो, 5 2 बार आया, 3 3 बार आया, यही अपना आंसर है। तो सिंपल सा आंसर है। इसको स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में क्या कहते हैं बच्चों, मोड। ठीक है ना। 3 चीजें हमेशा ध्यान रखिए, मीन, इन पर छोटा मोटा क्वेश्चन आ जाता है, मीडियन और मोड, या हिंदी में कहते हैं इसको माध्य, माध्यिका और बहुलक। मीन क्या होता है, सभी संख्याओं का सम यानी कि योग डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ संख्याएं, यानी कि इन सबको जोड़ दो और 10 से डिवाइड कर दो, वो तो मीन आ जाएगा। मीडियन क्या होता है, मिडल नंबर। मीडियन होता है मिडल नंबर, लेकिन किसी भी सीरीज का, किसी भी संख्याओं की कोई सीरीज है और आपको उसका मीडियन या माध्यिका निकालनी है, तो सबसे पहले आप उसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि आरोही क्रम में, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अवरोही क्रम में लिखिए। उसके बाद ही जो बीच में आने वाली संख्या होगी वो मीडियन होगी। और अगर बीच में 2 संख्याएं आ जाए तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, यानी अगर आपके सेंटर में 2 नंबर्स आ रहे हैं, दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2, ठीक है ना, तो वो मीडियन होगी। लेकिन ध्यान रखना, मीन आप डायरेक्ट इन सबको ऐड करके 10 से डिवाइड कर दीजिए, मीन आ जाएगा। मोड क्या होती है, वो संख्या जो मैक्सिमम टाइम्स आई वो मोड होता है। लेकिन मीडियन निकालने के लिए आपको इसको या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले लगाना पड़ेगा, उसके बाद जो संख्या एग्जैक्टली बीच में आएगी वही आपका मीडियन होगी। और अगर बीच में 2 संख्याएं आ गई तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देना, वो आपका मीडियन होगी। और इन तीनों में एक रिलेशन भी होता है। जो मोड है बच्चों वो 3 टाइम्स ऑफ मीडियन -2 टाइम्स ऑफ
मीन होता है। इस फॉर्मूले पे भी कभी कभी क्या होगा कि कोई सीरीज नहीं होगी, आपको मीडियन गिवन होगा, मीन गिवन होगा, मॉड निकालना होगा, तो फॉर्मूला आता है तो आप लोग निकाल लेंगे, अदरवाइज सोचते रहेंगे। तो 3-4 ये छोटी छोटी बातें हैं जो बेसिक स्टेटिस्टिक्स में आती है, तो इनको भी आप लोग ध्यान रखें। मीन कैसे निकालते हैं, मीडियन, मॉड, और मीन मॉड मीडियन में रिलेशन क्या होता है आपस में, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पार्सल सेंडिंग रेट्स आर गिवन बिलो। एक आदमी को कोई पार्सल यानी किसी को कुछ भेजना है और उसके जो रेट्स हैं वो हमें दिए हुए हैं। 50 ग्राम या उससे कम तो 15 रुपए लगेंगे, और अगर इससे ज्यादा आप भारी लेंगे तो हर 50 ग्राम के 7 रुपए लगेंगे। देखिए, अगर आपको किसी को पार्सल भेजना है तो पार्सल वाले ने 2 कंडीशन लगाई हुई है। अगर आपका पार्सल 50 ग्राम तक या उससे कम है तो 15 रुपए लगेंगे उस पार्सल को भेजने में, और 50 ग्राम से जितना बढ़ेगा तो हर 50 ग्राम के 7 रुपए लिए जाएंगे। अब टोटल जो पार्सल है वो कितने का है, 350 ग्राम का। तो पहले 50 ग्राम के तो कितने रुपए हो जाएंगे, 15 रुपए, और उसके बाद हर 50 ग्राम के कितने रुपए होंगे, 7 रुपए, ठीक है। तो ये तो काउंट होगा ही होगा, और ये 50 ग्राम टोटल है 350, 50 ये हो गया तो कितना बचा, 300 ग्राम, यानी कि 50 ग्राम को 6 से गुणा करेंगे तो 300 आएगा, तो 7 को भी 6 से गुणा करेंगे तो ये आ गया 42, और साथ में ये 15 शुरू वाले, तो टोटल जो पार्सल है वो 57 रुपीज लगेंगे उसको भेजने में। ऑप्शन, आई होप समझ में आया होगा। आपको किसी को पार्सल भेजना है जिसमें पहले 50 ग्राम के 15 रुपए लगते हैं और उसके बाद हर 50 ग्राम के 7 रुपए लगते हैं, तो टोटल 350 ग्राम था। पहले 50 ग्राम के 15 रुपए हो गए, 300 ग्राम बचा। अब 300 ग्राम को अगर 50-50 ग्राम में डिवाइड करेंगे तो कितने होंगे, 6, और 1 के 7 रुपए लगते हैं, तो 6 के कितने रुपए लगेंगे, 42, और 15 रुपए पहले वाले 50 ग्राम के, तो टोटल अपना आंसर आ जाएगा 57। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रियदर्शनी मिक्स्ड 4.8 kg ऑफ आमंड्स, 2500 grams of resin and 3.5 kg of cashew and packed the mixture equally into 3 dozen packets. What is the weight of each packet? देखिए, आपको each पैकेट का वेट निकालना है। और ये कितना होगा, टोटल वेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पैकेट्स। तो टोटल वेट्स देख लीजिए, क्योंकि आंसर ग्राम में है तो हम इसको भी ग्राम में बदल लेते हैं। 4.8 kg में बच्चों कितने ग्राम होंगे, 4800 ग्राम। क्यों, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4800 ग्राम्स आ जाएगा। आगे तो ग्राम्स में ही दिया हुआ है तो सीधा लिख देते हैं 2500 ग्राम, और इसके आगे 3.5 kg, तो ये हो जाएगा 3500 ग्राम। और टोटल कितने पैकेट है, 3 डजन, 1 डजन में 12 होते हैं, तो 3 डजन में हो जाएंगे 36। तो अब अपना आंसर आ जाएगा ये 48 और 25, ये हो गया 73, 73 और 35, ये हो गया 108, तो 10800 अपॉन 36, तो इससे काट दीजिए 300, तो ये आ गया टोटल 300 ग्राम का एक पैकेट। ठीक है, समझ में आया। 3 चीजों को आपस में मिला दिया और मिला के 3 दर्जन यानी कि 36 डब्बों में पैक कर दिया, तो पूछा है कि एक डब्बे में कितने ग्राम चीज आएगी। तो टोटल हमारे पास इतने ग्राम चीज थी और डब्बे कितने थे, 36, तो एक डब्बे में कितना आएगा, 300 ग्राम। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 5 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर की साइड हमें गिवन है कितनी, 5। हाउ मेनी टाइम्स विल द न्यू एरिया बिकम इफ द साइड ऑफ स्क्वायर इज डबल। देखिए, अभी स्क्वायर का एरिया कितना आएगा, स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड,
यानी कि एरिया आ जाएगा 25। फिर कहता है अगर इस स्क्वायर की साइड को डबल कर दे यानी कि 10 कर दे तो एरिया कितना आ जाएगा 100। अब पहले एरिया था 25, अब एरिया है 100, तो 4 गुना हो गया, यही अपना आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप हैव ऑल 3 डायमेंशनल शेप्स? इनमें से किस ग्रुप में सारी की सारी शेप कैसी है? 3D। 3D का मतलब है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या गहराई 3 डायमेंशंस होती हैं, 3 आयाम होता है, या 3 तरीके से जिसको नापा जा सकता है। 2D मतलब लंबाई और चौड़ाई केवल 2 डायरेक्शन से नापा जा सकता है। 3D मतलब लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या गहराई या मोटाई। ठीक है, तो इसमें देखिए सेमी सर्कल ये 2D शेप है, सर्कल 2D शेप है, सर्कल 2D शेप है, तो यही बच गया, ये अपना आंसर हो जाएगा। क्यूब, क्यूबॉइड, स्फेयर और सिलेंडर ये सारी की सारी कैसी शेप्स हैं? 3D शेप्स हैं। नेक्स्ट, संगीता वांट्स टू बाय अ सोप दैट कॉस्ट ₹10। शी हैज अ 5 रुपी कॉइन, तो 5 रुपए हो गए उसके पास। 2 1 रुपी कॉइन्स, तो 2 रुपए ये हो गए, और 5 50 पैसे कॉइन्स, 50 पैसे के 5 कॉइन यानी कि ये 2.5 रुपए हो गए, 2.5। तो टोटल 5 और 2 7 और 2 9, 9.5 रुपए उसके पास हैं, तो उसे अभी 50 पैसे की जरूरत और है, क्योंकि साबुन कितने का है? 10 रुपए का, और उसके पास कितने रुपए मौजूद हैं? 9.5, तो 50 पैसे की जरूरत और पड़ेगी, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, सिलेक्ट द ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस इन एन असेंडिंग ऑर्डर। देखिए असेंडिंग ऑर्डर यानी कि आरोही क्रम में सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी और फिर सबसे बड़ी। अब देखिए सबके ऊपर 1 है, तो इसका मतलब नीचे जो बड़ा होगा उसकी वैल्यू छोटी होगी। डिनोमिनेटर में अगर बड़ी वैल्यू है तो उसका आंसर छोटा आता है, और डिनोमिनेटर में छोटी वैल्यू है तो आंसर बड़ा आता है। अब सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी और फिर सबसे बड़ी, यही अपना आंसर। आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, ये पहला ही ऑप्शन असेंडिंग ऑर्डर या आरोही क्रम में लगा हुआ है। सबसे छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी वैल्यू और फिर सबसे बड़ी वैल्यू। वैसे भी आप निकालेंगे 1/4 होता है 0.25, फिर इससे बड़ी वैल्यू है 1/3 जो कि 0.33 आएगी, और इससे बड़ी है 1/2 जो 0.50 आएगी। तो आप देख सकते हैं, इसको आप सॉल्व करके भी निकालेंगे, आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिसिंग नंबर इन दिस पैटर्न? देखिए एक और पैटर्न का क्वेश्चन आ गया, और ऐसा क्वेश्चन बच्चों जरूर आएगा। आप पैटर्न्स के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। हम लोग भी यहां पर कराएंगे, लेकिन एक टीचर लिमिट में ही करा सकता है। आप खुद भी अगर सेल्फ स्टडी करेंगे तो आपको और ज्यादा फायदा होगा। देखिए 1 के बाद आया 6। अब मैंने बोला था स्क्वायर, क्यूब, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। अब स्क्वायर क्यूब तो दिखाई नहीं दे रहे, तो प्लस से शुरू करते हैं। 1 के बाद 6 आया, यानी कितना जोड़ा? 5। फिर 6 के बाद आया 15, तो कितना ऐड किया? 9। तो 5 ऐड किया, फिर 9 ऐड किया, तो 9 के बाद अब क्या होना? देखो 5 में 4 बढ़ाया, तो अगर 9 में भी 4 बढ़ाएंगे तो अब 13 ऐड करना चाहिए, तो 13 ऐड करेगा तो कितना आ जाएगा? 28। यही ऑप्शन में भी है। और देखिए 28 के बाद कितना ऐड होगा? 13 के बाद 17 ऐड होगा, तो 45 आ गया, यानी प्रूफ भी हो गया। तो प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर, क्यूब, इसी पैटर्न पर सवाल आपसे पूछा जाएगा। हम सबसे पहले प्लस से शुरू किया और प्लस में ही हमें पैटर्न मिल गया। पहले उसने 5 ऐड किया, फिर 9 ऐड किया, यानी कि 4 बढ़ा के ऐड कर रहा है। तो 9 में 4 बढ़ाएंगे तो 13 ऐड करेगा, यानी आंसर हो जाएगा 28। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग टेबल। देखिए ब्लड ग्रुप दिए हुए हैं ABCD, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। A ब्लड ग्रुप वाले 9, B में 6, C में 12 और D में 3। टोटल बच्चे हैं 30। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोस्ट कॉमन एंड रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप? मोस्ट कॉमन, अब मोस्ट कॉमन क्या होता है? यहां कुछ ऐसा गिवन तो नहीं है। देखिए रेयर तो होता है B, और कॉमन होता है, अब यहां पर 1 मिनट देखिए, यहां हमें दूसरे तरीके से सोचना पड़ेगा। कॉमन का मतलब जो ज्यादा लोग हैं,
इसका मतलब वो कॉमन है, और रेयर का मतलब जो सबसे कम है, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा है सी 12 लोग और सबसे कम है डी 3 लोग, तो ये आंसर होगा 12:3 या फिर 4:1। दिस इज योर आंसर ऑप्शन सी। थोड़ा ध्यान देना क्योंकि बच्चा ब्लड ग्रुप देख के यहां क्या सोचेगा, ए बी और ओ। जनरली ब्लड ग्रुप तो यही होते हैं, ए बी और ओ, लेकिन यहां एग्जामिनर का इशारा कुछ और है। वहां पर कॉमन चीज कौन सी होती है, जो बहुत ज्यादा पाई जाए, और रेयर कौन होती है, जो कम पाई जाए। तो कॉमन का मतलब जो सबसे ज्यादा लोग हैं, तो ये कॉमन और ये रेयर, क्योंकि ये सबसे कम है। इन्हीं दोनों का रेशियो हमें बताना, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। नॉट वर्ड का बहुत ध्यान देना, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। ए काइट बिकम्स अ रेक्टेंगल इफ इट्स ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये बात तो सही है। अगर ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे तो रेक्टेंगल बन जाएगा। ए रेक्टेंगल बिकम्स ए स्क्वायर इफ इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल, बिल्कुल सही बात है। अ रोम्बस बिकम्स अ रेक्टेंगल इफ ऑल एंगल्स आर इक्वल, रोम्बस रेक्टेंगल बिल्कुल हो जाएगा। और अ पैरेललोग्राम बिकम्स अ रेक्टेंगल इफ इट्स ऑल एंगल्स आर इक्वल, ये भी बात सही है। ये वाली बात बच्चों गलत है। काइट एक्चुअली ये होती है, देखिए मैं काइट आपको बना के दिखाता हूं। ये काइट है, अब काइट रेक्टेंगल बन जाएगा अगर इसके ऑपोजिट एंगल इक्वल हो जाए, तो जरूरी नहीं है कि हो जाएगा, तो पहले वाली बात गलत है। नेक्स्ट, एनिमल इज अरेंजिंग 36 आइडेंटिकल स्क्वायर्स, 36 स्क्वायर्स को अरेंज करना है, और कितनी टाइप के रेक्टेंगल बन सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या कर सकते हैं, 1 गुणा 36, यानी कि एक एक रेक्टेंगल पूरी 36 के 36 एक लाइन में रख देंगे। उसके बाद हो सकता है 2 × 18, 3 × 12, 4 × 9 एंड 6 × 6। क्या ये आंसर होगा? नहीं, ये रेक्टेंगल नहीं बना, ये स्क्वायर बन गया। तो आंसर होगा 1 2 3 4, ये आपका आंसर। नेक्स्ट, रुबीना स्टार्टेड हर जर्नी बाय 1650 यानी कि 4:50 एंड फिनिश्ड 21:15। तो बच्चों बस टाइम निकालना है, 4:50 से 5:50 1 घंटा, 6:50 2 घंटे, 7:50 3 घंटे, 8:50 4 घंटे, और उसके बाद कितने मिनट और हैं, 50 से 15 यानी कि 10 और 15 25 मिनट और है, तो 4 घंटे 25 मिनट हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, a whole number is added to 100 and the same number is subtracted from 100, the sum of। देखिए 100 में कुछ ऐड कर दिया कोई होल नंबर, अब 0 भी एक होल नंबर है, ऐड कर दिया और फिर वही माइनस कर दिया, तो आंसर क्या आ जाएगा, 100 ही आ जाएगा। आप कुछ भी कर लीजिए, आप 100 में 2 ऐड करो और फिर 2 माइनस कर दो, आंसर क्या आएगा, 100 ही आएगा। तो यही अपना आंसर। नेक्स्ट, 100 लाख इज ऑल्सो नोन एज 100 लाख। देखिए 100 का मतलब एक के बाद 2 जीरो, और लाख का मतलब होता है 5 जीरो, तो ये हो गया 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो ये हो गया 1 करोड़ यानी कि 1 करोड़। 100 लाख, तो पहले हमने 100 लिखा, फिर लाख, लाख में कितनी जीरो होती है, 5 जीरो, और 100 में कितनी जीरो होती है, 2 जीरो, तो टोटल 7 जीरो हो गई, और 7 जीरो किस में होती है, करोड़ में होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स रिप्रेजेंट अ डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या आएगी। अब यहां पर सबसे बड़ी संख्या है 10.5, अब इसमें 10.5 है, इसमें 10.5 है, और इसमें भी 10.5 है, तो ये तो डिसेंडिंग नहीं होगा, एक ऑप्शन कट गया। उसके बाद 1.50, 1.05 और 1.50, तो ये ऑप्शन भी खत्म हो गया क्योंकि 1.5 जो है वो बड़ा है इससे। अब तीसरा ऑप्शन देखते हैं, 1.055 और 1.05, तो ये वाला बड़ा है, ये अपना आंसर होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 3630।
देखिए 3 और 3 6, 11 से ये डिवाइड हो ही जाएगा, 11 3 33, 11 3 33, तो 11 तो इसका फैक्टर है। 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 भी इसका फैक्टर है। जब किसी नंबर के एंड में 0 होता है तो 5 से हमेशा भाग होता है, तो ये 9 से डिवाइड नहीं होगा, तो यही अपना आंसर होगा। 3630 9 से भाग नहीं होगा। नेक्स्ट, द सम ऑफ 5 + 5 + 5 - 5, देखिए आंसर 0 0 0 टू ऑड नंबर ऑफ टर्म्स। ऑड का मतलब है अभी ये है 2 टर्म, ये 2, ये 2, अब जब ये ऑड पे खत्म होगा तो लास्ट में 1 बचेगा, कौन सा? पहले वाला, यानी कि 5 ही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट, ए 90 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर इज बेंट टू फॉर्म अ रेक्टेंगल। एक 90 सेंटीमीटर की वायर है, इसको रेक्टेंगल बना दिया गया, यानी कि ये जो पेरीमीटर है, बाउंड्री, ये 90 सेंटीमीटर की होगी। इफ द विड्थ ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 15, चौड़ाई 15 है, तो ये 15, ये भी 15 होगी, 15 15 हो गया 30, और टोटल है 90, तो 60 बच गया, इसका मतलब ये 30 होगा और ये भी 30 होगा। अब क्या निकालना है इसका? एरिया। एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 30 × 15, यही अपना आंसर 450 सेंटीमीटर। और आज का लास्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ डिग्रीज इन 4 2/3 राइट एंगल्स। देखिए राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री, ये होता है आपका राइट एंगल या समकोण त्रिभुज। अब आपको बताना है 4 राइट एंगल और 2/3 राइट एंगल कितना ज्यादा होगा 395 से। तो पहले निकालते हैं। 4 राइट एंगल का मतलब हो गया 4 × 90, 360 डिग्री, और 2/3 राइट एंगल का मतलब हो गया 2/3 × 90, और ये आ गया 3 से कैंसिल, 30 दूनी 60 डिग्री, तो टोटल हो गया 420 डिग्री। अब ये कितना ज्यादा है 395 से, तो 395 इसमें से माइनस कर दो, तो आंसर आ गया 25, ये हमारा। तो बच्चों ये थी सीटेट की मैथमेटिक्स की पहली क्लास। और अगर हम शुरू से देखें तो बच्चों एक क्लास चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की हो चुकी है। फिर जो क्लास 2 थी उसमें हमने हिंदी के 30 क्वेश्चंस डाले थे। आज ये सीटेट पेपर 1 से रिलेटेड तीसरी क्लास है, जिसमें हमने मैथ्स के 30 वो क्वेश्चन किए जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। एक भी क्वेश्चन मॉक क्वेश्चन नहीं था, सारे के सारे रेलेवेंट थे, आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे। और बच्चों इसी तरीके से हम लोग रोजाना एक क्लास आपको प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपकी जो तैयारी है उसमें आपको हेल्प मिले, आपको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आए। और बच्चों कोशिश करिए कि अगले 1 महीने तक आप इस क्लास को देखें, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना अगर हम मैदान में उतरते हैं तो हम हो सकता है कि अच्छा परफॉर्म कर दें। कुछ लोग टैलेंटेड होते हैं, गॉड गिफ्टेड होते हैं, कभी कभी वो बिना प्रैक्टिस के भी मैदान में उतरते हैं और सेंचुरी लगा के आ जाते हैं या अच्छी परफॉर्मेंस दे के आ जाते हैं, लेकिन हर बच्चा ऐसा नहीं होता। लेकिन ये श्योरिटी है, अगर आप मेहनती हैं, आप हार्ड वर्किंग हैं, और हार्ड वर्किंग के लिए सेल्फ स्टडी और प्रैक्टिस ये दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चों आप लोग मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, क्लासेस को देखते रहिए, और क्लासेस को लेके आपका कोई सजेशन है, कोई सुझाव है तो यू आर मोस्ट वेलकम। बाकी हम लोग डेली 30 क्वेश्चन आपको ज़रूर कराएंगे, और किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट आए, क्योंकि 30 सवाल मैथ के हमने 1 घंटे के अंदर सॉल्व कर दिए। जनरली 30 क्वेश्चन करने में बच्चे को इससे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, शुरू में लगेगा, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आएगा आप 30 क्वेश्चन 30 मिनट में कर पाएंगे, अगर आप रोज़ाना इन क्लास को अच्छे से फॉलो करते हैं। तो बच्चों जुड़े रहिए हमारे साथ, ठीक है, और मेहनत करते रहिए। अभी के लिए चलते हैं, कल फिर मुलाकात होगी 30 नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, जय श्री राम, जय हिंद।